नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं अजिता। नजर डालेंगे 25 खबरों पर फटाफट, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मुंबई से गायब हुए 3 युवकों में से एक को महाराष्ट्र एटीएस ने ढूंढा। वाजिद शेख से कड़ी पूछताछ के बाद एटीएस ने छोड़ा। आज 2 दिन के रूस दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री। रूसी सबमरीन और कामोव हेलीकॉप्टर समेत कई रक्षा समझौतों पर लग सकती है मुहर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। एंटी करप्शन और विसल ब्लोअर बिल राज्यसभा में होंगे पेश। श्री वेंकैया नायडू ने की विपक्ष से सहयोग की अपील। बहू की हत्या के आरोप में जीतन राम के दामाद और नाती गिरफ्तार। मृतका सोनी देवी के पिता ने दर्ज करवाई थी एफआईआर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद का विवादास्पद बयान। पाकिस्तान को कहा अपना मुल्क। और अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिलरी क्लिंटन पर भद्दी टिप्पणी। डिबेट के दौरान बाथरूम ब्रेक को बताया घिनौना। मुंबई से गायब हुए 3 लड़कों में से एक अब्दुल वाजिद शेख को महाराष्ट्र एटीएस मुंबई लेकर आई है। मुंबई लाकर वाजिद शेख से एटीएस ने घंटों पूछताछ की और उसके बाद उसे छोड़ दिया। हालांकि वाजिद से एटीएस आगे भी पूछताछ करती रहेगी। अब भी वाजिद शेख के 2 दोस्तों की तलाश महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। उनको आज एटीएस ने उनके पेरेंट्स के ताबे में देने के लिए हमारे पास लेके आए और हम लोग उसके पेरेंट्स को दे रहे ताबे में। इसकी जांच तो चालू है, करते रहेंगे। पुलिस एजेंसी उसकी जांच कर रही है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने आशंका जताई थी कि मुंबई से गायब 3 युवक अयाज सुल्तान, मोहसिन शेख और वाजिद शेख आईएस में शामिल हो सकते हैं। तीनों मुंबई के मलवानी इलाके के रहने वाले हैं। एटीएस का मानना है कि तीनों को आईएस में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश किया गया। कुछ बात नहीं हुई थी। बस मीडिया वालों का ये कहना था कि वो आईएसआई ज्वाइन किया, बस उसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। कहाँ गए थे? 15 से 20 दिन अभी उससे बात नहीं हुई है हमारी। कहाँ गए थे? आईएसआई ज्वाइन किया था नहीं किया था। आप लोग ने बदनाम करे थे। और भी दिल्ली में बीती रात बदमाशों ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। पुरानी दिल्ली के कौड़िया पुल के पास मारुति सुजुकी पर सवार बदमाशों को पुलिस ने जब रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। बाद में पुलिस ने उनका पीछा किया और एक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी के 3 भागने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक चारों चोरी का सामान लेकर जा रहे थे। शक होने पर पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। नहीं, एक पकड़ा गया, 3 भागे हैं। जिसको गाड़ी को टक्कर मारी, गाड़ी इनकी पलट गई है। मैंने गाड़ी की टक्कर मारी है, उसको गाड़ी इनकी यहाँ पलट गई है। पलटने वाले बदमाश को पकड़ लिया है, 3 भाग गए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सफदरजंग के पास एक ट्रक पुलिस बैरिकेड पर जा चढ़ा। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की रूस यात्रा पर जा रहे हैं। मोदी की इस रूस यात्रा को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। Our trade with Russia today is last year was a shade below $10 billion, and we hope in the next 10 years to really take it up to $30 billion. So expanding trade is a very big priority. माना जा रहा है कि इस दौरान रूस में बने अत्याधुनिक तकनीक वाले न्यूक्लियर सबमरीन खरीद के समझौते के लिए रूस को मनाने की कोशिश भारत करेगा। मेक इन इंडिया के तहत भारत कुछ सबमरीन लीज पर लेने के साथ कुछ का निर्माण भारत में ही करना चाहता है। इसके अलावा KA-2260 हेलीकॉप्टर यानी कामोव हेलीकॉप्टरों की डील पर भी मोहर लग सकती है। कामोव 2 इंजन वाले ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो रेगिस्तान से लेकर ऊंचे पहाड़ तक खोज, बचाव और गश्ती मिशन अंजाम दे सकते हैं। दोनों मुल्कों के बीच एक और बड़ा सौदा 149 BMP-2 बख्तरबंद गाड़ियों का है। सामरिक समझौते के अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए रूस का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा। इन सब के अलावा दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर जाएंगे। राहुल 2 दिन अमेठी में रहेंगे। राहुल गांधी आज नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान से मुलाकात करेंगे। आज ही वो जगदीशपुर में न्याय पंचायतों के अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान को अपना मुल्क बताकर खलबली मचा दी है। मंगलवार को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए मुफ्ती ने कहा कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। हालांकि बाद में सूचना आयुक्त ने श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस बयान पर सफाई दी और कहा कि मुख्यमंत्री का कहने का मतलब था कि आप अपने मुल्क के पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुक चाहते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने आखिरी दिन जरूरी बिल पास कराने में मदद की अपील विपक्षी दलों से की है। भ्रष्टाचार निरोध बिल और विसल ब्लोअर बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट राज्यसभा में पास हो गया है। ऐसे में इस बिल को देश की संसद से मंजूरी मिल गई है, क्योंकि ये बिल निश्चय सदन लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका था। राज्यसभा से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। इस बिल के बाद जघन्य अपराधों के मामलों में नाबालिगों की उम्र 18 से 16 साल हो गई है। निर्भया के माता पिता ने जुवेनाइल जस्टिस बिल के पारित होने पर खुशी जताई है। हमारी लड़ाई सफल तो नहीं हुई। हमारी लड़ाई तो तभी सफल होगी जब सबको फांसी होगी। लेकिन ये है कि जिस वजह से ये बाहर आया तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा कोई करके बाहर नहीं आएगा, उसको सजा जरूर मिलेगी। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को निशाने पर लेने के लिए बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है। सूत्रों की माने तो श्री नरेंद्र मोदी श्री अरुण जेटली के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम से बेहद नाराज हैं और कार्रवाई के लिए उन्होंने हरी झंडी दे दी है। बीजेपी की बिहार इकाई भी श्री कीर्ति आजाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। श्री सुशील मोदी ने कहा कि बिहार बीजेपी पूरी तरह से श्री अरुण जेटली के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में परहेज नहीं होना चाहिए। बिहार पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी के दामाद योगेंद्र मांझी और नाती विक्की मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। मांझी के नाती विक्की को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मांझी जी की बड़ी बेटी सुनैना देवी को भी हत्या के आरोप में नामजद किया है। पिछले शनिवार को विक्की की पत्नी सोनी की हत्या कर दी गई थी। सारा बात हम अपने प्रशासन में बता दिए हैं। जो भी बात आपको पूछना है प्रशासन से बात करें। किस परिस्थिति में यहाँ पे आए हैं? कैसे हत्या किए थे? अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में बतौर रिपब्लिकन उम्मीदवार आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन पर बेहद भद्दी टिप्पणी की है। एक टीवी शो में चर्चा के दौरान ट्रंप ने कहा कि एक डिबेट में हिलरी क्लिंटन का बाथरूम ब्रेक लेना घिनौना था। मैं जानता हूं कि वो कहां गई थी, ये घिनौना है और मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मुंबई में प्रकाश झा की नई फिल्म जय गंगा जल का पहला ट्रेलर जारी किया गया। इस मौके पर प्रकाश झा के साथ ही प्रियंका चोपड़ा भी मौजूद थी। इस फिल्म में प्रियंका ने एक दमदार किरदार निभाया है। जिस्म 2 के साथ बॉलीवुड में कदम रखने वाली भारतीय कनाडाई मूल की अभिनेत्री सनी लियोनी मानती हैं कि फिल्म मस्तीजादे के लिए सेंसर बोर्ड ने उनके पक्ष में काम किया है। 1 साल से बनी ये फिल्म तकरीबन 6 महीने तक सेंसर बोर्ड के पास फंसी रही। साल 2015 में बनकर तैयार हुई ये फिल्म सेंसर बोर्ड से अडल्ट सर्टिफिकेट लेने के बाद अब 2016 में जनवरी के महीने में ही नजर आएगी। राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हो गया, जिसके बाद जघन्य अपराधों में नाबालिग अपराधियों की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी गई। यानी अब ऐसे मामलों में आरोपी को जुवेनाइल होने का फायदा नहीं मिल पाएगा। जुवेनाइल जस्टिस बिल राज्यसभा में बिना किसी संशोधन के पास हुआ।
ये बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका था। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। इस बिल के तहत अधिकतम सजा का प्रावधान 10 साल रखा गया है। बिल में सजाए मौत और उम्र कैद का प्रावधान नहीं है। बिल पर चर्चा के समय दिल्ली गैंगरेप पीड़िता निर्भया के माता पिता भी मौजूद थे। हमारी लड़ाई सफल तो नहीं हुई। हमारी लड़ाई तो तभी सफल होगी जब सबको फांसी होगी। लेकिन ये है कि जिस वजह से ये बाहर आया तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा कोई करके बाहर नहीं आएगा, उसको सजा जरूर मिलेगी। हाँ, बिल्कुल मैं इस बात से तो खुश हूँ कि एक बिल ऐसा पास हुआ कि आज आने वाले भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। एक तो जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो क्राइम न करके बल्कि अच्छा कुछ करना चाहेंगे और देश की महिलाएं, बच्चियां सब सुरक्षित होंगी। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जुवेनाइल जस्टिस बिल पारित होने पर खुशी जताई है। को तो न्याय नहीं दिला पाया, लेकिन निर्भया के बलिदान ने एक बार फिर ऐसी बहुत सारी निर्भयाओं को न्याय दिलाने की प्रक्रिया आसान कर दी है। और जुवेनाइल जस्टिस बिल जो पास हुआ है, अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, डीसीडब्ल्यू इसका स्वागत करता है। इससे पहले जुवेनाइल जस्टिस बिल पर राज्यसभा में जबरदस्त चर्चा हुई। बहस के दौरान इंसाफ की गुहार लगा रहे निर्भया के माता पिता भी दर्शक गैलरी में मौजूद थे। कुछ सांसदों ने जहां बिल का समर्थन किया तो कुछ की राय इससे अलग थी। निर्भया के नाबालिग दोषी के रिहा होने के चलते देश में जो माहौल बना, उसने राज्यसभा के सदस्यों को इस पर चर्चा को मजबूर कर दिया। The proposed reduction from 18 to 16 years for the purpose of allowing a juvenile to go to jail if it is perceived that he committed a heinous crime. बहस की शुरुआत करते हुए सदन में विपक्ष के नेता ने कहा कि निर्भया के माता पिता सिर्फ बेटी को न्याय दिलाना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि अब ऐसा अपराध किसी के साथ ना हो। समाज में इस तरह की घटनाएं भी होती हैं जिसके चलते हम अगर विदेश में जाएं तो हमें मुंह छुपाना पड़ता है कि आज भी हमारे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं। Taken out a gun, bought a gun and shot the person. I say this with all responsibility. I don't know, sir, but my mind is inclined. I would have probably taken out a gun and shot the person. हालांकि ऐसे सदस्यों की कमी नहीं दिखी जो कानून में संशोधन से सहमत नहीं हैं। If a juvenile commits a heinous crime, it is a reflection that we as a society have failed, and we should find humane and sensitive ways of preventing such acts. कि उसकी मेंटल स्टेटस क्या थी और कॉन्सिक्वेंस वो समझ रहा था कि नहीं समझ रहा था, रेप का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा और सर्कमस्टांसेस क्या थे जिसमें उसने रेप किया। कैन देयर बी अ सर्कमस्टांस जस्टिफाइंग कमिटिंग रेप? According to me, it should not pass. There's nothing wrong with Juvenile Justice Act. It's perfectly. 16 से 18 साल के नाबालिग अपराधी पर भी एडल्ट क्रिमिनल की तरह केस चलेगा। देश के हर जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनेगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तय करेगा कि किसी अपराधी को सुधार गृह भेजा जाए या नहीं। जांच में अपराधी की मानसिक और शारीरिक स्थिति की पड़ताल की जाएगी। इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि मुकदमा एडल्ट की तरह चले या नहीं। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। उत्तर भारत में ठंड देर से आई, लेकिन जब आई तो कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है तो मैदानी इलाकों में कोहरा अपना असर दिखाने लगा है। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में है। पहाड़ी इलाकों में इन दिनों तेज बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर तापमान रात में अक्सर माइनस में चला जाता है। शिमला में ठंड और बर्फबारी से पारा शून्य के करीब पहुंच रहा है। दिन में भी लोग कड़ाके की ठंड महसूस कर रहे हैं। तो सुबह शाम तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, आग का ही सहारा है सर। हम काम करें सर, बार-बार आग जलाते हैं। हिमाचल के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी बर्फबारी हो रही है। यहाँ हालांकि आसमान साफ है, लेकिन पारा यहाँ भी लगातार नीचे जा रहा है। श्रीनगर में डल झील भी ठंड की वजह से धीरे धीरे जम रही है।
कितनी ठंड है इस वक्त? सर इस वक्त बहुत ठंड है, हमारे हाथ जम चुके हैं, अभी बहुत ठंड है, इतनी आगे धुंध भी पड़ चुकी है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में लोग कोहरे और ठंड के डबल अटैक से परेशान हैं। हिसार मैदानी इलाकों में सबसे ठंडे इलाकों में से एक बना हुआ है। यहाँ पारा 2 डिग्री के भी नीचे लुढ़क गया है। लोगों के पास ठंड से बचने के लिए अलाव एक जरूरत बन गई है। दिल्ली में 12 दिसंबर से तापमान में जो गिरावट शुरू हुई वो बदस्तूर जारी है। ठंड और कोहरे के डबल अटैक से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ठंड अभी और बढ़ेगी और लगातार बनी रहेगी। ठंड का बढ़ता कहर और कोहरे की मार ने दिल्ली वालों को एक बार फिर परेशानी में डाल दिया है और इंडिया गेट पूरी तरह से कोहरे की आगोश में आ चुका है। कोहरे की चादर इंडिया गेट को ढक चुकी है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं लेकिन लोगों की गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन है। जब ठंड और बढ़ेगी तो सावधानी रखने की जरूरत ज्यादा है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचकर रहने की जरूरत है। सावधानी रखने की जरूरत सड़कों पर भी है, खास तौर पर मैदानी इलाकों में। सुबह और शाम कोहरे की वजह से सड़क पर दुर्घटना का अंदेशा ज्यादा रहता है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और कोहरे के साथ दिल्ली की सुबह की शुरुआत हुई है। ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली का तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है, जो आने वाले दिनों में और गिर सकता है। और उधर चंडीगढ़ में भी पारा लुढ़का है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर दिखने लगा है। यहां न्यूनतम पारा 7 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। और ठंड का क्या हाल है अलग अलग शहरों में, जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं अपने 3 संवाददाताओं का। दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल काद्यान जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से सर्वमित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और श्रीनगर से फयाज बुखारी हमारे साथ है। राहुल, सबसे पहले आपके पास दिल्ली की सर्दी का जिक्र अक्सर किया जाता है, अब सर्दी पड़ भी रही है, कैसे लोग मुकाबला कर रहे हैं? हाँ जी, तो जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली की सर्दी, अब वाकई दिल्ली की सर्दी अपनी दस्तक दे चुकी है। आज के दिन की अगर बात करें तो सुबह से ही ठंड के साथ साथ पारा गिर रहा है और उसके अलावा जो बात की जाए कोहरे की, तो कोहरे का भी आज दिल्ली में पूरा असर दिखाई दे रहा है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है क्योंकि सुबह से ही कोहरे की एक चादर सी पूरी दिल्ली पर छा गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह एक यही है, जो पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों पर देखा जा सकता है और ये बात कह सकते हैं कि दिल्ली में भी अब ठंड पूरी तरह से आ चुकी है। बिल्कुल, पहाड़ों की बर्फबारी का असर जो है वो मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। चंडीगढ़ का रुख करते हैं। सर्वमित्र, शिमला नजदीकी है चंडीगढ़ के, क्या मौसम का मिजाज है इस वक्त चंडीगढ़ में? कहां तक पहुंच गया वहां का तापमान? जी बिल्कुल गीता, अभी धूप जरूर खिली है चंडीगढ़ में सुबह सुबह, लेकिन कंपकपा देने वाली ठंड है जिससे शरीर ठिठुर रहा है। और जैसा कि बता रहे थे राहुल भी कि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है लगातार, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, और ये जो चंडीगढ़ का इलाका है बिल्कुल पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का ये जो साथ लगता इलाका है, तो उस बर्फबारी का जो असर है वो यहां देखने को मिल रहा है। शीतलहर लगातार जारी है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह और शाम यहाँ जो ठंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि दिन में थोड़ा तापमान सामान्य रहता है, लेकिन सुबह शाम की जो ठंड है वो लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर देती है। और मौसम वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। खासकर ये जो जनवरी तक का महीना है इसमें ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। और जो मैदानी इलाका, जैसा आपने भी बताया कि हिसार बहुत ठंडा नजर आ रहा है, और अमृतसर का जो इलाका है वहां पर सुबह और शाम बहुत कोहरा पड़ रहा है। बिल्कुल, तो धूप खिली हुई है चंडीगढ़ में, लेकिन कपकपाती हुई सर्दी। फयाज का रुख करते हैं श्रीनगर का। फयाज, पर्यटकों के लिए अच्छा मौका कि वो ऐसे मौसम का मजा ले, लेकिन जैसे कि आपने बताया स्थानीय लोग जब सर्दी ज्यादा पड़ने लगती है तो वो वहां से जाने लगते हैं। अभी क्या सूरत हाल है श्रीनगर? क्या कोई ताजा बर्फबारी वहां पर हुई है? देखिए, कल शाम को यहाँ के पहाड़ों पे बर्फबारी हुई और श्रीनगर में बारिश हुई, और पहाड़ों के बर्फबारी की वजह से काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आते हैं। खासकर यहाँ के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सर्दियों में।
मगर दो तरह के यहाँ एक तो पर्यटक आते हैं जो स्नो देखने के लिए आते हैं, दूसरे ये मेरे पीछे जो है ये पंछी आते हैं, ये साइबेरिया से आते हैं जहां तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और वहां पे जो वाटर बॉडीज है वो फ्रीज होते हैं। तो ये वहां से उस कड़ाके की ठंड से भाग के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपना विंटर गुजारते हैं। तो यहाँ के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पावर की क्राइसिस है, 8 या 10 घंटे का पावर कट रहता है और सर्दी से लोग ठिठुर रहे हैं। ज्यादातर लोग घरों के अंदर ही रहते हैं, खासकर बुजुर्ग और बच्चे, क्योंकि उनको रेस्पिरेटरी डिजीज का काफी खतरा रहता है। पिछले साल भी कई मौतें हुई रेस्पिरेटरी डिजीज की, खासकर स्वाइन फ्लू की वजह से। तो काफी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ठंड की वजह से। बिल्कुल, तो दिक्कतें काफी हैं श्रीनगर में। बेशक पर्यटन के लिहाज से ये अच्छा मौका होता है। एक बार फिर से दिल्ली चलते हैं राहुल के पास। राहुल, ये बताइए, आपने बताया कि आज सुबह काफी कोहरा नजर आया दिल्ली में, विजिबिलिटी कहां तक पहुंच गई और क्या लोगों को, वो लोग जो सुबह काम से निकले या दफ्तरों के लिए निकले, उनको दिक्कतें आई? अजीता, बिल्कुल, आज जो बात की जाए, आज तापमान काफ़ी गिर चुका है। विजिबिलिटी की बात की जाए तो आज सुबह जो विजिबिलिटी थी वो केवल 500 मीटर की रह गई है। लोग घरों से बाहर ज़रूर निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अपने काम पर जाना है, लेकिन उसके लिए वो गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन है ताकि सामने वाले को दिख सके कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। इस वक्त की बात की जाए तो दिल्ली में आमतौर पर अनुमान बात की जाए कल या परसों की, तो भी इस वक्त तक धूप खिल चुकी थी, लेकिन आज कहीं किसी तरह से सूरज का कोई निशान ही नहीं है, क्योंकि आज जो कोहरे ने जो पूरी तरह से दिल्ली को एक तरह से अपने आगोश में ले लिया है, उससे दिल्ली वालों को काफ़ी परेशानी का सामना तो ज़रूर करना पड़ रहा है। लेकिन ठंड, क्योंकि अब दिसंबर ख़त्म होने वाला है तो ठंड के आने का अनुमान तो था ही, और जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी और कोहरे का असर इससे 2 गुना और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल राहुल, और इस बार हैरानी की बात यह भी है कि अभी तक बारिश नहीं हुई है दिल्ली में, वरना अक्सर ये होता है कि सर्दी में जब बारिश होती है तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बार ड्राई विंटर्स हम कह सकते हैं एक तरह से देखने को मिल रही है दिल्ली में। हाँ बिल्कुल रजिता, इस बार जो है अभी तक ड्राई विंटर एक तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी और जो बारिश हो रही है, सिर्फ उसी का असर अभी तक दिल्ली में दिखाई दिया है। उसी की वजह से जो ठंड, जो शीतलहर जो दिल्ली में बढ़ रही है, जो दिल्ली की ओर आ रही है, उसी का असर दिल्ली में और बाकी मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए बारिश की, तो फिलहाल भी अभी दिल्ली में बारिश का कोई अनुमान अभी मौसम वैज्ञानिकों ने नहीं लगाया है। सिर्फ इतना ही उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में शीतलहर का कहर और ज़्यादा बढ़ेगा और कपकपा देने वाली ठंड दिल्ली वालों को झकझोर कर रख देगी। दिल्ली वालों को अभी से सिर्फ अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि अगर सुबह शाम की बात की जाए, सुबह शाम ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, जिससे दिल्ली वालों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और एक बार फिर से हम श्रीनगर का रुख करते हैं, फयाज के पास चलते हैं। फयाज, आपने दुश्वारियां बताई किस तरह से वहां के स्थानीय लोगों के लिए दुश्वारियां हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए एक अच्छा मौका भी होता है, क्योंकि पर्यटन इस वक्त एक तरह से चरम पर होता है श्रीनगर में। वो लोग जो स्नोफॉल देखना चाहते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। शिकारे वालों का जो धंधा है वो बहुत अच्छा चलता है। क्या कुछ उस लिहाज से वहां पर हो रहा है और पर्यटक किस तरह से लुत्फ ले रहे हैं श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में? देखिए, बिल्कुल, जब यहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तो इस साल यहाँ पे अक्टूबर के महीने से यहाँ बर्फ़बारी शुरू हो गई है और काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है। अगर गुलमर्ग की बात करें, वहाँ पे 4 या 5 फीट की बर्फ़ इस वक्त जमी हुई है और स्कीयर्स भी आते हैं यहाँ, विदेशी स्कीयर्स, क्योंकि गुलमर्ग जो है हाई अल्टीट्यूड स्कीइंग के लिए माना जाता है और विदेश से काफ़ी स्कीयर्स आते हैं उसके लिए। मगर उसके लिए भी बर्फ़ जो थोड़ी कमी है, उसके लिए 10 फीट के करीब बर्फ़ होना चाहिए। और काफ़ी लोगों को यहाँ पे टूरिज़्म का काफ़ी बढ़ावा होता है। अगर शिकारे वालों की बात करें तो उनका भी रोज़ी रोटी इसी पे चलती है। तो बिल्कुल, एक तरफ लोगों को यहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मगर दूसरी तरफ टूरिज़्म पर्यटक बहुत संख्या में आते हैं और यहाँ पे जो लोकल इकोनॉमी है उसको उससे थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। विंटर स्पोर्ट्स का भी कोई इंतजाम रहता है? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स शुरू हो गया है। अभी जो कोचिंग क्लासेस है वहाँ पे
गुलमर्ग में वहाँ पे स्कीइंग के क्लासेस, स्नोबोर्डिंग के क्लासेस, स्नो रग्बी खेला जाता है। और ज़्यादातर जो पर्यटक, ज़्यादातर जो स्कीयर्स आते हैं वो स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग ही करते हैं। और यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो स्नोबोर्डिंग, इसके अलावा वो रग्बी, स्नो रग्बी और स्कीइंग भी यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका फयाज इस जानकारी के लिए। साथ ही सर्वमित्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चंडीगढ़ से जुड़ने के लिए। और राहुल आपका शुक्रिया दिल्ली के मौसम के बारे में हमें बताने के लिए। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें। इस ठंड में गरीबों को काफ़ी परेशानी हो रही है ना। ठंड से राहत के लिए ढंग के कपड़े उनके पास हैं, सर छुपाने के लिए छत भी नहीं। हरियाणा के हिसार से ऐसे ही लोगों से ठंड का जायजा लिया न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया संवाददाता शशि कांता ने। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखना शुरू हो गया है। हिसार में जबरदस्त शीतलहर देखने को मिल रही है और तापमान 2 से 3 डिग्री के आसपास चल रहा है। ऐसे में जो गरीब लोग हैं, झुग्गियों में जो रहते हैं, वे किस तरह से गुजर बसर करते हैं, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एक झुग्गी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हालात देख सकते हैं अंदर की, किस तरह से ये लोग एक महज छोटी सी तिरपाल की एक झुग्गी में गुजर बसर करते हैं। और हालांकि इसमें 5 सदस्य रहते हैं। साफ कहना, इनसे बातचीत करने की कोशिश की गई कि बेहद मुश्किलात भरे ये दिन होते हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, तापमान 0 डिग्री के आसपास चला जाता है। लेकिन इनकी गुजर बसर यही रहती है कि ये लोग इसी में गुजारा करते हैं। तिरपाल से बनाया गया ये झुग्गी देख सकते हैं आप। हालांकि जो प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार के इनको इंतजामात प्रशासन ने नहीं किए हैं, किसी प्रकार का कोई इंतजामात इनके लिए नहीं किया है। क्योंकि वही ना, एक आधा रेन बसेरा जरूर बनाया जाता है, एक रेन बसेरा जरूर बनाया गया, लेकिन उसमें भी सुविधाओं की दरकार है। देख सकते हैं किस तरह से अलाव जलाकर उससे सर्दी दूर भगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो फिर भी कड़ाके की ठंड है, ऐसे में सर्दी कहाँ दूर होने वाली है, क्योंकि तापमान 0 डिग्री तक हिसार का चला जाता है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, कितनी सर्दी महसूस कर रही है? हाँ, बहुत सर्दी है। ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा 0 से चला जाता है हिसार का। हाँ, ऐसे में कितनी दिक्कतें होती होंगी? बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, एक तिरपाल से बना रखा है आप लोगों ने झुग्गी, तो इसमें कितनी ठंड महसूस करते हैं आप? बहुत ठंडा लगता है। तो कोई प्रशासन ने आपको कुछ? ना, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं, कंबल वंबल वगैरह? ना, कंबल नहीं, रजाई कुछ नहीं मिला है। तो इसमें गुजर बसर करते हैं? हाँ, इसी में करते हैं। तो साफ कहना है कि इतनी कड़ाके की ठंड में इसी झुग्गी में गुजर बसर की जाती है। हिसार के तापमान की बात की जाए तो अक्सर अमूमन माइनस तक हिसार का तापमान चला जाता है। ऐसे में भारी परेशानियां इन लोगों को उठानी पड़ती है। कैमरामैन आजाद के साथ शशि कांता सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो कहीं सर्दी का आनंद लेते लोग और कहीं दुश्वारियां झेलते। इसके साथ ही फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।